नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। आज हम दो मुद्दों की बात करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये कि उद्धव ठाकरे ने सीजीआई चंद्रचूड़ पर जो मुख्य आरोप लगाए हैं, एक तो उनकी हम चर्चा आज करेंगे। वहीं दूसरी चर्चा हम मोदी और शाह की करेंगे कि बीच चुनाव से मोदी और शाह उल्टे पैर क्यों भाग खड़े हुए, या फिर ये कहें कि बीच चुनाव से मोदी शाह कैसे भाग खड़े हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक किसी चुनाव से इस तरीके से नहीं भागे हैं। क्या है इसके पीछे का राज? क्यों भागे मैदान छोड़कर? मैदान छोड़कर आदमी जब भागता है जब या तो जान खतरे में हो या फिर कोई नई रणनीति बनानी हो। नई रणनीति बनाने के लिए भी युद्ध से जब भूमि छोड़ता था, जब उसकी जान को खतरा होता था, पहले वो जान बचाता था, बाद में नई रणनीति बनाता था। शायद अब कुछ हाल वही महाराष्ट्र में बीजेपी का हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी और शाह मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, मोदी जी को ऐसी क्या मजबूरी थी वो कि विदेशी यात्रा पर चले गए। वहीं अमित शाह भी मणिपुर का हवाला दे रहे हैं। मणिपुर में तो पिछले काफ़ी समय से विचित्र घटनाएं सामने आ रही हैं। या ये कहें कि मणिपुर में जो हिंसा फैली हुई है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मगर अब अमित शाह को मणिपुर की कैसे याद आ गई? क्या देश के भीतर रहते हुए उस मणिपुर की अब तक याद नहीं आई, मगर अब मणिपुर की याद ही क्यों आई? या फिर महाराष्ट्र में इन्हें अपनी हार नजर आने लगी, या फिर ये कहें कि महाराष्ट्र से इसलिए ये उल्टे पैर भागे हैं कि इन्हें अब हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी खेला करने की तैयारी में है, या फिर ईवीएम सेट अभी से करना है, या प्रशासन को अभी से सेट करना है, या नौकरशाही को अभी से तैयार करना है? क्या है इनकी आगे की रणनीति? या फिर ये हार मान चुके हैं कि महाराष्ट्र में इनकी हार हो रही है? या फिर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सीजीआई चंद्रचूड़ पर आरोप लगाए हैं कि ये तो एक न्यायपालिका के जज होने की बजाय ये तो अच्छे शिक्षक होने चाहिए थे, अच्छे शिक्षक रहते या वहाँ इनका कैरियर अच्छा रहता। क्यों ऐसी बात क्यों सामने आई? इस पर चर्चा करने से पहले एक बात हर किसी के जहन में रहती है कि जब जब सीजीआई चंद्रचूड़ का नाम आता है, हर किसी को न्याय की न्याय की उम्मीद रहती थी, या फिर ये कहें कि हर किसी को यह रहता था कि लोकतंत्र अभी जीवित है, या फिर ये कहें कि हर किसी की दिलो दिमाग में यह रहता था कि अभी संविधान पर कोई खतरा नहीं है। जब भी कभी भी न्याय की बात आती थी तो सीजीआई चंद्रचूड़ का नाम सबसे पहले सामने आता था। और जब जब सीजीआई चंद्रचूड़ का नाम सामने आया है, जब जब न्याय की उम्मीद बढ़ी है, मगर उद्धव ठाकरे ने ऐसी टिप्पणी की है कि शायद इससे पहले किसी और नेता ने की हो। वही उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ टिप्पणीकार या बयानबाजी जो करते हैं, उससे तो एक शिक्षक होते तो ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा अच्छा कैरियर रहता, अपने परिवार को सेटअप कर पाते। मगर विपक्ष के किसी और नेता ने इस तरह की अभी तक सीजीआई चंद्रचूड़ पर कोई टिप्पणी नहीं की। मगर एक कहानी या एक दिलचस्प पेच और भी है। जिस तरीके से गणेश चतुर्थी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीजीआई के घर जाना, और उसके बाद उससे पहले की घटना जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया या एनसीपी को तोड़ा गया,
और अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं आया। 2.5 साल होने को हो या 2.5 साल हो चुके, लोकसभा का चुनाव समापन हो गया, अब विधानसभा भी होने वाला है, मगर अब तक कोई निर्णय नहीं आया। और वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक बात कही थी कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा ना देते तो उनकी सरकार बरकरार चलती। ये कहाँ का नियम, ये कहाँ का कानून, ये क्या है? एक तर्कीय, ये सोचनीय विषय भी है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस सरकार को, या जिस तरह की पार्टी जो टूटी, उसमें पूरी पार्टी एकनाथ शिंदे के हवाले कर दी गई। मगर जब राजीव गांधी ने कानून बनाया था कि कोई भी विधायक किसी भी दल से जीत कर आएगा तो उसी दल का हो, और वो पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता जाएगी, सांसद हो या विधायक हो। मगर ऐसा अब क्यों नहीं हो रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर विधायक ले जाता है तो वो पार्टी भी उसी की हो जाती है। कोई भी सांसद या विधायक जब होता है तो पार्टी के सिंबल पर और पार्टी के नाम पर जीत कर आता है, और पार्टी भी उसी की होगी जो उसको चला रहा होता है या जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। ना कि ये कि कोई और तोड़ कर ले जाए और पार्टी उसकी हो जाए, जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने किया है। मगर उसके साथ साथ जैसे कि अमित शाह और मोदी ने मैदान छोड़ दिया है महाराष्ट्र का, क्या ऐसी परिस्थिति है या फिर कोई बड़ा खेला या कोई ऐसी चुनाव के दौरान कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है कि महायुति या ये कहे कि एनडीए गठबंधन वो अपनी सरकार बना सकता है, या फिर ये कहें कि महाविकास अघाड़ी जो इस समय एज मिला हुआ है या जो बढ़त मिली हुई है, क्या वो माइनस होने वाली है? या फिर ये कहें कि जिस तरीके से मोदी शाह ने महाराष्ट्र का रण छोड़ा है, क्या देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति जीत पाएगी? या जिस तरह की परिस्थिति महायुति के सामने है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अलग जा रहे हैं, अजित पवार अलग चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस अलग चल रहे हैं, वहीं सबको छोड़कर मोदी शाह भाग चुके हैं। क्या है आगे की इनकी रणनीति, या क्या है आगे का चाल या अगली चाल? क्या ये फिर चुनाव के बाद में क्या तोड़ फोड़ की तैयारी में लग चुके हैं, या फिर ईवीएम के द्वारा और शासन प्रशासन नौकरशाह के द्वारा सरकार बनाने की रणनीति है? या फिर ये कहें कि हर हाल में, या जो अडानी का जो आदेश है या अडानी का कोई आदेश आया है कि हर हाल में महाराष्ट्र में सरकार चाहिए? या फिर ये कहें जिस मुंबई की ज़मीन की राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि उस ज़मीन के लिए अडानी ने सरकार पर दबाव बना रखा है, या सरकार उस ज़मीन के लिए वहाँ सरकार बनाने की भरपूर कोशिश में है? या ये कहते हैं साम दाम दंड भेद, हर तरीके से बीजेपी वहाँ अपनी सरकार बनाना चाहती है? जब शरद पवार और अजित पवार दो परिवार आमने सामने लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरते हैं, या फिर ये कहें कि अजित पवार की पत्नी जब अपने परिवार के खिलाफ ही मैदान में उतरती हैं, तो वो लोकसभा का चुनाव हार जाती हैं। वहीं पर यह वही हाल अब हो रहा है। इस विधानसभा चुनाव में अजित पवार के सामने भी एनसीपी या ये कहीं शरद पवार ने भी परिवार के सदस्य को उतार दिया है, और उसके उतरने से ही अजित पवार की स्थिति खराब है और डमाडोल भी है। और यहाँ तक कि शरद पवार की ये राजनीति का इतना बड़ा या अहम हिस्सा है कि जब अजित पवार इस राजनीति में इतना गिर सकते हैं, तो उनको आईना दिखाने के लिए शरद पवार ने भी परिवार के ही सदस्य को उतारा है। परिवार के सदस्य को मैदान में देख
अजीत पवार के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद ये चुनाव अजीत पवार या अजीत दादा हारने वाले हैं। और ये लग नहीं रहा, चांस भी यही है कि अजीत पवार अपना चुनाव हार रहे हैं। वहीं पर एकनाथ शिंदे भी चुनाव हार सकते हैं। ये स्थिति या परिस्थिति बनी हुई है। वहीं एकनाथ शिंदे तो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। नई नई योजनाओं के बहाने, लाडली बहना योजना हो, या बर्तन बांटना हो, या फ्री की कोई भी योजना हो, कब तक फ्री का लुटाते रहेंगे? या फिर एकनाथ शिंदे की ये रणनीति का हिस्सा है कि पैसा फेंक कर वोट लेना। और एक खबर और भी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से या महायुक्ति की तरफ से एक वोट के लिए 4,000 से 10,000 रुपये भी खर्च किए जा रहे हैं। यह वोटें खरीदी जा रही हैं, जो सीटें या जिन पर पेच फंसा हुआ है। जैसे किसी परिवार में 4 सदस्य हुए या 5 सदस्य हुए तो 40 से 50,000 रुपये उनके भी सूते हैं। क्या वो लोग वोट करेंगे? और वहीं अगर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, जो किसान कपास और सोयाबीन जो करते हैं, उन पर या ग्रामीण लोगों पर या किसानों पर इन योजनाओं का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। उनको तो बस अपने फसल के मूल्य से मतलब है। उन्हें ये नहीं कि कितना लुटाया जा रहा है, कितना नहीं। क्या एकनाथ शिंदे इस तरीके से अपनी सरकार बना पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? या फिर वहीं पर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया है, या फिर ये कहें कि बयान नहीं, एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को या अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, या फिर ये कहा है कि वोट ट्रांसफ़र नहीं करना है, या वोट ट्रांसफ़र ना करने के लिए ये अपने कार्यकर्ताओं और वे अपने प्रशंसकों तक ये एक मैसेज है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, तो क्या है इसका रीज़न? क्या आपको वोट जहां एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है उसके लोग हैं या जो प्रत्याशी, उन्हीं को वोट करना है, बाकी विपक्ष को वोट करना है? या फिर ये संदेश देना चाहते हैं, या जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस हो या अमित शाह हो, लगातार, या संघ ही क्यों ना हो, जो कि लगातार इशारे कर रहा है कि अब का मुख्यमंत्री महायुक्ति का देवेंद्र फडणवीस होगा, क्या ये फिर ये कहें कि एकनाथ शिंदे सिर्फ ये कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने लोगों को अधिक से अधिक चुनाव जिताया जा सके, जिससे कि बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए? क्या है? या फिर ये कहें कि जो पैसा लुटाया जा रहा है या जो सौदेबाजी की जा रही है, वोटें खरीदी जा रही हैं, सिर्फ इसीलिए? या फिर ये कहें कि जो वोट ट्रांसफ़र की बात है, क्या वो वोट विपक्ष के पास जाएगा? या फिर जैसे कि पहले खबरें आई थीं कि एकनाथ शिंदे शरद पवार के संपर्क में हैं या मुलाकात हुई है कोई, क्या एकनाथ शिंदे महायुक्ति से निकलकर शरद पवार के साथ या इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं? जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।